Hello friends, I am Joydev Pal, ऑल इंडिया रैंक 22 CGL 2017। आज का जो वीडियो है इसमें हम एक स्पेशल पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या डब्ल्यूओ का पोस्ट, जो CGL एग्जामिनेशन में ऑफर्ड जितने सारे पोस्ट है उसमें से सिंगल ऐसा पोस्ट है जिसमें गैजेटेड रैंक मिलता है या 4800 ग्रेड पे का गैजेटेड पोस्ट है कैग के अंडर। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। एक, नंबर वन, किस तरह का कैंडिडेट्स को इस पोस्ट को टारगेट करना चाहिए। नंबर टू, क्यों टारगेट करना चाहिए। एंड नंबर थ्री, इसको कैसे टारगेट करना है या कैसे प्रिपेयर करना है। तो बाकी डिस्कशन में जाने से पहले हम पहले इसका काट ऑफ कैसा जाता है वो एनालिसिस देख लेते हैं। पिछले 2 साल का अगर काट ऑफ एनालिसिस हम देखेंगे तो 2016 में इस पोस्ट में टोटल जो वैकेंसी था वो था 1000, और फाइनल जो यूआर काट ऑफ गया था डब्ल्यू का वो है 643.75। एंड 4600 ग्रेड पे के लिए यूआर का काट ऑफ था 539.25। तो आप देख सकते हैं कि ओनली 105 मार्क्स का ही डिफरेंस है। तो एक कैंडिडेट जिसको 538 या 535 के आसपास का मार्क्स मिला होगा 2016 में, वो कैंडिडेट अगर डब्ल्यू का पेपर देता और उसमें 105 या 110 मार्क्स आउट ऑफ 200 ले आता तो अभी कैग या सीजीडीए में ऑडिटर नहीं बन के वो एक डब्ल्यू बन सकता था। सिमिलरली जो कैंडिडेट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो ऐसा देखा गया है कि 2016 में स्पेशली कि ऐसा बहुत कैंडिडेट्स है जिनको डब्ल्यू का पोस्ट मिल गया है, लेकिन अगर वो डब्ल्यू का पेपर नहीं देता तो उनको टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट भी नहीं मिलता। तो जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स 2016 में 150 160 का आसपास का मार्क्स ले आया है डब्ल्यू पेपर में, और सिर्फ उस पेपर का मार्क्स के दम पे वो अभी डब्ल्यू बना है। 2017 में भी ये सेम ट्रेंड देखने को मिला। 2017 में वैकेंसी थोड़ा कम था डब्ल्यू का, 600 था, तो इसीलिए वो जो 105 मार्क्स का डिफरेंस था वो जाके 120 का आसपास हुआ है। 2016 में मेरा मार्क्स था 530 के आसपास और मैंने डब्ल्यू का पेपर अपियर नहीं किया था। 2017 में जाके मैंने डब्ल्यू का पेपर अपियर किया और विदाउट मच प्रिपरेशन मुझे 125 मिला आउट ऑफ 200। तो मैं अगर 2016 में वही डब्ल्यू का पेपर दिया होता तो मैं आज सीजीडी ऑडिटर नहीं, एक डब्ल्यू बन के नौकरी कर रहा होता। तो ये एक मिस्टेक मैंने किया था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक रिपीट ना करें, इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि जितना सारा कैंडिडेट लिस्ट वन में आपका अगर नाम है तो आपको ये पेपर थोड़ा प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना है, इसको स्किप नहीं करना है। कि उन कैंडिडेट्स को जिनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 4600 ग्रेड पे का पोस्ट मिलेगा या नहीं, तो उनको डब्ल्यू का पेपर प्रिपेयर करना ही है, और उसमें इस पेपर के अच्छे मार्क्स लाने से उनको 4600 से भी आगे जो 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है वो मिल सकता है। तो ये गया कि किस कैंडिडेट्स को इस पोस्ट टारगेट करना चाहिए। नाउ, क्यों टारगेट करना चाहिए। तो हम डब्ल्यू का जो पोस्ट है उसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोज में मेन तो ये है कि ये सिंगल पोस्ट है जिसमें आपको गैजेटेड रैंक मिलता है सीजीएल के थ्रू, और इसका जो सैलरी है वो बाकी सारे जो जितना पोस्ट है उनका बेसिक सैलरी से ज़्यादा है। तो एक सिटी में अभी आज का दिन में इनका जो इन हैंड सैलरी है वो है अराउंड 65,000। और ये सैलरी को छोड़ के भी इसको एक एडिशनल एक टीएडीए मिलता है जब आप कोई कहीं भी ऑडिट में जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैं इधर बताना चाहूँगा जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। तो उनके उनको शायद इसके बारे में उतना पता नहीं होगा, तो आई वुड लाइक टू मेक देम अवेयर अबाउट दिस कि आप एज एन डब्ल्यू जब आप कहीं पे ऑडिट में जाते हैं तो आपका जो फेयर्स है, फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स या टैक्सी बुकिंग्स, ऑल दिस एक्सपेंसेस आर टेकन केयर बाय गवर्नमेंट। एंड एडिशनल टू दैट आपको हर दिन फूडिंग के लिए
900 एंड लॉजिंग के लिए 800 रुपीज़, मीन्स टोटल 1700 रुपीज़ पर डे मिलता है। तो आप अगर ऑन एवरेज 15 डेज भी महीने का बाहर रहेंगे तो आपको 25,000 के आसपास ज़्यादा मिलेगा सैलरी छोड़ के। एक एक्स्ट्रा टैक्सेबल इनकम है आपका। और इसमें और एक प्रो ये है कि आपका जो पोस्टिंग होगा, आपका लोकेशन ऑफ पोस्टिंग मेनली एक्स और वाई सिटीज़ में ही ज़्यादातर होगा। और अभी एक और डिस्कशन चल रहा है कि ये जो डब्ल्यू का पोस्ट का आपका जो एंट्री पे है 4800 ग्रेड पे का, ये हो सकता है कि आगे जाके 4 साल में 5400 ग्रेड पे जो लेवल 9 है उसमें आ सकता है। तो इसमें आपका बेसिक बेसिक जो सैलरी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और आपका सैलरी बाकी जितना सीजीएल का पोस्ट है उनसे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। और मैं एक ऑडिट टीम का पार्ट हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इससे मैं बता सकता हूँ कि whenever you go for an audit work, your clients will respect you and आपको आपसे डरेंगे भी। तो ये इस पोस्ट में आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है आपको क्लाइंट से। तो ये गया इसका एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस एक तो ये है कि आपको आपका जो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे आप एक साथ ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। आपको ऑलमोस्ट हर महीना आपको ऑडिट में बाहर जाना ही है। तो अगर आपको ट्रैवल पसंद ना है तो आपके लिए ये पोस्ट हेडेक बन सकता है। और नंबर टू ये है कि इसमें आप सिलेक्शन के बाद भी आपको एक एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है एसएएस नाम का, वो एसएएस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना तो इम्पॉसिबल या फिर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर सीजीएल का टॉप कंपटीशन में डब्ल्यू का पोस्ट ले आ सकते हैं तो आप एसएएस एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको 6 अटेम्प्ट दिया जाता है, लेकिन आपके लिए 2 या 3 अटेम्प्ट ही सफिशियंट होगा इसको क्लियर करने के लिए। बट सीजीएल का जो दूसरा पोस्ट है उसमें जैसे आपको नौकरी मिलने से ही आपको आप एक रिलैक्सिंग मूड में चला जाते हैं, इसमें वो नहीं हो पाएगा। आप अपने किताब को आप टाटा गुड बाय नहीं बोल सकते। आपको किताब अपने किताब से जुड़े रहना पड़ेगा टिल आप एसएस एग्ज़ाम क्लियर कर ले। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बैलेंस करेंगे तो फिर फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए या एग्जामिनर, ऐसा ऐसा कुछ गिने चुने पोस्ट छोड़ के बाकी सारे पोस्ट से ये डब्ल्यू पोस्ट बहुत अच्छा है। नाउ सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड। सो थर्ड पार्ट में हम आ जाते हैं कि इस पोस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है इस पेपर का। तो ये इस पोस्ट पेपर एक 200 मार्क्स का एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है इस पोस्ट के लिए, जिसमें 2 पार्ट रहता है, एक इकोनॉमिक्स का और एक अकाउंटेंसी का। इकोनॉमिक्स में रहता है 60 क्वेश्चंस, तो इसका मार्क्स हो जाता है 120। एंड अकाउंटेंसी में 40 क्वेश्चन रहता है, टोटल 80 मार्क्स का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बाकी सीजीएल का जो पेपर है उनके साथ सेम ही है, हर क्वेश्चन में -0.5 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसको हम 4 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कैग एंड फिनेंस कमीशन। तो कैग एंड फिनेंस कमीशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, इसके ऊपर बहुत बेसिक सा सवाल आता है। जैसे कैग का रिटायरमेंट एज क्या होता है, 60, 62, 65 और अनडिफाइंड। या फिर फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में उसका मेंशन है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है। तो ये सब आपको किसी भी बेसिक पॉलिटी बुक में से मिल जाएगा, या फिर आप किसी ऑनलाइन साइट में भी ये सब चेक कर सकते हैं। नंबर पार्ट बी है गवर्नमेंट स्कीम्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो रिसेंट जो जितना सारा गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में आप किसी भी करंट अफेयर्स के साइट से थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है
माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में क्या रहता है ना, इसमें रहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप एंड नेचर क्या है, इसका जो मेथड ऑफ स्टडी है, और इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया रहता है। और इसमें मेन जो दो चीज़ रहता है वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, और उसके साथ डिमांड का इलास्टिसिटी क्या है एंड सप्लाई का इलास्टिसिटी क्या है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उन तो ये टॉपिक कवर करने के बाद आपको कंज्यूमर्स बिहेवियर्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये जो जितना सारा पॉइंट्स मैं बताया ये आपको एनसीईआरटी का क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स बुक है वो एक बार पढ़ने से आपको इसका बेसिक आइडिया आ जाएगा। इसमें बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है। आपको एक बार पढ़ने से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। एंड नेक्स्ट पार्ट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इंडिया का जो डिफरेंट सेक्टर्स है, तो उस सेक्टर, हर एक सेक्टर का ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या ग्रोथ रेट कैसा है, उसका क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सब टॉपिक इसमें आपको कवर करना है। इसके बाद जो जीडीपी, जीएनपी एंड नेशनल इनकम, ये सब का जो डेफिनेशन है, इनका इंटर रिलेशन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पोवर्टी रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट किस किस टाइप का होता है, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में देखा जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। तो इसमें जो एलपीजी थ्योरी है, एलपीजी थ्योरी क्या है, उसका इफेक्ट्स क्या है, ये आपको जिस्ट फॉर्म में पढ़ना है। तो उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है आपको, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। एंड इसके बाद मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो मॉनिटरी पॉलिसी में क्या है ना, इसमें आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है, इसका सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसका आज का दिन में इन ये सब का डेटा भी आपको रट के रखना है। और फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है ना, इसमें ज़्यादातर टैक्स का पार्ट आता है। तो क्या कौन डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनका इंटर रिलेशन क्या है, अभी जो जीएसटी आया है जीएसटी का कितना स्टेजेस है, क्या क्या स्लैब्स है या रेट्स है, ये सब आपको पढ़ना है। एंड इसके साथ रिसेंट बजट एंड एफआरबीएम एक्ट जो है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ के रखना है। तो ये सब अब आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको आप मृणाल का यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं या एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक ला एक्सीलेंस का इकोनॉमी रेडी रेकनर नाम का एक पीडीएफ आता है ऑनलाइन में, जो 50-60 पेजेस या 80 पेजेस होगा मैक्सिमम, और ये बहुत कॉन्साइज एंड जिस्ट फॉर्म में दिया गया है, हर एक टॉपिक कवर्ड है। तो ये पीडीएफ आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको और दूसरा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिनेंस एंड अकाउंटिंग पार्ट में हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक को हमें कवर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन एंड देन नेचर एंड स्कोप ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको लेना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चैप्टर्स है वो एक है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस और एक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इस दो चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे आपको लेजर का जो टाइप्स है वो आपको जानना है, और ट्रायल बैलेंस में एरर्स क्या क्या आ सकते हैं या उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे होता है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या है, ये सब थ्योरी आपको जानना है। और इसको छोड़ के आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड GAAP गैप या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर करके रखना है। ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं फिनेंस एंड अकाउंटिंग पार्ट का जो टॉपिक्स है उसके बारे में मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
और मैं ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया था। मैंने एक क्लास 11 का एक किताब खरीदा था, लेकिन मैं 5-10 पेज पढ़ने के बाद और पढ़ नहीं पाया। तो मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली एक मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लिया। मॉक टेस्ट सीरीज में जितना क्वेश्चन एंड आंसर था, ये हर एक क्वेश्चन के बाद आंसर में डिटेल सॉल्यूशन में कुछ पॉइंट्स दिया हो रहता है, तो मैंने सिर्फ वही पढ़ के गया था। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मुझे कॉमन आया, तो मैंने वो अटेम्प्ट किया, बाकी छूट गया। तो आप अगर अच्छा तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का फिनेंस एंड अकाउंटिंग का किताब है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ में आप अगर तेज प्रताप सिंह का एक डबल ओ का बुक है, सीजीएल एग्जाम ओरिएंटेड बुक है अकाउंटिंग के ऊपर, उस पार्ट को आप पढ़ सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा होगा कि आपका अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का दोस्त है तो उससे आप एक बार ये सारे टॉपिक्स उनसे सुन लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये मेरे हिसाब से किताब पढ़ के आपका अंडरस्टैंडिंग जितना क्लियर होगा उससे ज़्यादा किसी से डिस्कशन करके आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो आपको अगर ऐसा कोई दोस्त है तो उससे आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा वाला शॉर्टकट है वो भी अपना सकता है। तो ये हो गया कि आप इस पेपर का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप डबल पेपर का प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा एफर्ट मत दीजिए कि आपका जो मेन प्रिपरेशन है मैथ एंड इंग्लिश का, वो प्रिपरेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मैथ और इंग्लिश के ऊपर आप मेन फोकस रखिए, और पैरेलल में साइड में ये अकाउंट डबल ओ का जो प्रिपरेशन है उसको रख के आप डेली 1-1.5 घंटा भी अगर डबल ओ पेपर के लिए देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।